आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, मुंबई का किंग कौन बनेगा इसी पर नजर है। सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप देखने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल जोशी, जो कि मुंबई को, महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी आज पधारे हैं मुंबई से, तो आज वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हर पार्टी का मेहमान आज मौजूद रहेगा। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। तमाम अन्य नेता भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिखा दीजिए। लेकिन क्या हो सकता है मुंबई का फैसला? 9 राज्यों से ज्यादा जिस बीएमसी का बजट है, जी हां, भारत के 9 राज्यों से ज्यादा बजट बीएमसी का है। पैसा है, धन कुबेर है, लेकिन मुंबईकर उससे कितना खुश है? आप सोचिए, लगभग 26 साल तक, पिछले साल 4 सालों को छोड़ दे, 26 साल तक शिवसेना जो अविभाजित रही, उसका मेयर था मुंबई में। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद क्या बीजेपी महायुति, एकनाथ शिंदे उनके साथ है, एक बड़ा मैंडेट महायुति के पक्ष में आता है, बीजेपी के पक्ष में आता है? क्या जो एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सूरज छटेगा और कमल खिलेगा, क्या वो कभी आए, मतलब दिन आएगा उनके लिए कि बीजेपी का मेयर कभी मुंबई में बन सकता है? नंबर्स क्या बताते हैं? अब से कुछ ही देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई का किंग कौन बन सकता है। बीएमसी के चुनाव की तस्वीर क्या उभर रही है, ये तमाम बातें हैं। एक्सिस माई इंडिया आज वे मुंबई के निगम चुनाव का एग्जिट पोल बता रहा है। मुंबई मायानगरी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। साल 2013 में जितनी फिल्में हॉलीवुड में बनी थी, उससे कहीं दोगुनी फिल्में बॉलीवुड में बनी थी। आप सोचिए कि यहां पर जो विश्व के सबसे ज्यादा अरबपति हैं, उसमें भी ये लिस्ट बहुत आगे निकल चुकी है मुंबई। इससे पहले बीजिंग में सबसे ज्यादा थे, लेकिन हुरुन ग्लोबल रिसर्च का ये कहना है, उनकी एनुअल रिपोर्ट जिसमें वो रिच लोगों के, तो उसको हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट कहते हैं, उस लिस्ट में सबसे ज्यादा 91 बीजिंग में है, 92 अरबपति इस मुंबई शहर में है। 9 राज्यों से ज्यादा बीएमसी का बजट है। जनता क्या यहां पर निकल के आज कितना वोट कर चुकी है? क्योंकि आज ही वोटिंग का दिन था, तमाम जो सेलिब्रिटीज निकले थे वोट करने के लिए, वो आप देख रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है, किसकी हो सकती है जीत? देश की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, राजनीतिक मिजाज मुंबई का जो है, वो काफी हद तक तय करेगा कि जो लीड महायुति को विधानसभा चुनाव में मिला, क्या वो बरकरार है या जनता ने कुछ पलट दिया है? बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार मुंबई पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए साथ आया है। इतने वर्ष को, 2 दशकों के बाद लगभग, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ आए हैं। क्या 3 दशक बाद मुंबई का मेयर पद छिनने वाला है? इसीलिए आज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ हम सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई का किंग कौन। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर आपके सामने हम रखेंगे एक एक करके नंबर्स। कौन बन सकता है मुंबई का? मुंबई की महानगर पालिका यानी बीएमसी, जिसका बजट देश के 9 राज्यों से भी ज्यादा है, आज उसके सबसे बड़े इम्तिहान का दिन है। 2017 के बाद बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई का किंग कौन है? इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जीत निश्चित है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है, और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। बीएमसी का ये चुनाव 3 दशक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 1996 से 2017 के चुनाव तक वहां शिवसेना का मेयर चुना जाता रहा है, जब अविभाजित शिवसेना और बीजेपी साथी हुआ करते थे। पिछले 4 साल से मुंबई का मेयर पद खाली है। 2026 के इस चुनाव में शिवसेना जहां बंट चुकी है और बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विरोध में खड़ी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसके साथ है। इन्हीं परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ आने का फैसला तो किया है, लेकिन क्या ठाकरे परिवार मिलकर मुंबई पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है? ये लाख टके का सवाल है। ऐसे अहम चुनाव में वोटिंग के लिए जहां आम लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, तो वहीं कई सेलिब्रिटी ने भी अपने अपने वोट डाले। हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए, ताकि हम
वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सके। बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की बीएमसी ने, तो वाटर की अरेंजमेंट सब चीज़ की अरेंजमेंट्स की। पूरे साल इतना कंप्लेन करते हैं हमारे देश में, हमारे सिटी में ये नहीं है वो नहीं है, एंड दिस इज योर राइट टू कम एंड वोट, सो प्लीज डू कम। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। जहां बीएमसी का ये चुनाव मुंबई की बुनियादी सुविधाओं का चुनाव है, तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान हिजाबी पीएम से लेकर हिंदू और मराठी मेयर जैसे मसलों पर खुलकर सियासी स्कोर हुए। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा मराठी होगा, अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बने। मुंबई का ये चुनाव 2026 के चुनावी सीजन की शुरुआत कर रहा है। बीएमसी का नतीजा 2026 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव का मूड तय कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं प्रदीप गुप्ता से, जो कि चेयरमैन है और साथ ही फाउंडिंग मेंबर है, एमडी है एक्सेस माई इंडिया के। कुछ ही देर में उनके नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे बताया जा रहा है कि महिलाओं और पुरुषों को लेकर जो नंबर्स है वो आ गए हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, आनंद दुबे जी हमने बता दिया, शायना एनसी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की जुड़ गई हैं, और आशुतोष जी और साहिल जोशी तो हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ तिवारी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीएमसी में चलेगा किसका दाव। आपने देख लिया कौन कौन से पासे इस बार फेंके गए थे, और अब जो मुझे बताया जा रहा है उसमें महिलाओं और पुरुषों को लेकर जो जानकारी है वो आनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक हम आपको बताएं कि किस तरफ रुझान है। सबसे पहले आपको मेथोडोलॉजी बता देते हैं कि आखिर कितने लोग इसमें शरीक किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जब बीएमसी का ये सर्वे हम कर रहे हैं, एग्जिट पोल कर रहे हैं, तो 22,778 हमारा एक्सेस माई इंडिया का सैंपल साइज है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर्वे का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी के साथ अगर 22,758 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, तो एक अच्छा खासा साइज आप मान सकते हैं। हालांकि फिर भी ये बहुत छोटा लगेगा आपको जो असल लोग वोट करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेंड इसमें दिखेगा उससे आपको समझ में आएगा कि कल ही जो नतीजे आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं किसी के लिए होने वाली हैं। आज ही की रात प्रदीप जी के लिए कयामत की रात होगी, एक ही रात बस उनको धक धक में गुजारनी है। कल ही रिजल्ट आने 9 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। तो ये है हमारा तरीका जिससे हमने सैंपल ये लिया है और आपको दिखाया है। और महिला पुरुष में वोट प्रतिशत अब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, और इसमें जो महिलाओं और पुरुषों के नजरिए से अभी तक वोट प्रतिशत आया है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। उससे पहले ये देखिए नंबर्स आ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा बीजेपी प्लस, अभी हम अलायंस दिखा रहे हैं। 44% महिलाओं ने बीजेपी प्लस, यानी हम ये जो महायुति जिसे हम कहते हैं, बीजेपी, एक नाथ शिंदे, इन सबको हमने 44% यहां पर महिलाएं दिख रही हैं, और वहीं पुरुष 40% उनके लिए वोट करते दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यूबीटी गुट के लिए 31% महिलाएं, 33% पुरुष, 13% कांग्रेस की तरफ जाते हुए। अलग जगहों पर लड़े थे, इस बार दोनों भाइयों का गठजोड़ था सिर्फ, तो इसीलिए हम यूबीटी प्लस लिख रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। उनके पास 33%, 31% महिलाएं हैं। तो वैसे ही कांग्रेस के पास 13% दोनों तरफ है, और अन्य के पास 12% महिलाएं, 14% पुरुष जाते हुए देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ा संकेत है साहिल। इससे साफ दिख रहा है कि चाहे पुरुष हो, महिलाएं ज्यादा सीधा जाती हुई दिख रही हैं फडणवीस शिंदे गुट की तरफ। ये बहुत बुरी खबर है दोनों ठाकरे बंधुओं के लिए, क्योंकि एक वक्त था जब महिलाओं का वोटिंग शिवसेना के लिए ज्यादा हुआ करता था, और अगर वो शिफ्ट हो रहा है 44% मुंबई के भीतर, और वो भी बीएमसी के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के गठजोड़ के लिए, बीजेपी और शिवसेना के गठजोड़ के लिए। लेकिन दोनों ठाकरे बंधुओं के पास अगर सिर्फ 31% महिलाएं
ये अगर प्रोजेक्शन दिख रहा है तो ये बहुत बुरी खबर है, ये क्योंकि अच्छी महिलाओं खबर का है कि नहीं फडणवीस और शिंदे के ऑफ लिए? कोर्स बहुत बड़ी अच्छी खबर शिंदे है। के लिए, फडणवीस के लिए खास बहुत करके बड़ी खबर है, खास करके देवेंद्र फडणवीस के लिए, देवेंद्र फडणवीस क्योंकि के लिए। कैंपेन अब देवा भाव का चल रहा था और हाँ, देवा भाव का भाव, रिस्पॉन्स हुआ। देवा भाव का चल रहा था। देवा भाव ने पूरा माहौल बनाया हुआ था, एकनाथ शिंदे भी लगे हुए थे लगातार, और उनकी लड़ाई अगर आप देखिए तो उनकी लड़ाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने पर थी, क्योंकि जो मराठी मानुस वाला स्कोर है कि ये हमारे लिए चलेगा। दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी को भी दिखा, अच्छा दिख रहे हैं वो, दुबे जी को दिखाए ना, दुबे जी जी नमस्ते। क्या हुआ? देखिए आप खुदाई दुबे हैं, खुदाई आपके खिलाफ राज ठाकरे बोल रहे थे उखड़ उखड़ के कि नॉर्थ इंडियंस को यहाँ पर जो हिंदी भाषी हैं उनको भगाएंगे और कीजिए अलायंस। अभी वैसे ये एग्जिट पोल के सिर्फ आंकड़े हैं, रिजल्ट्स का कल तक अंजना जी, ये अभी एग्जिट पोल है, लोग बड़ी मेहनत से एग्जिट पोल करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन थोड़े समय खुश हो लीजिए, थोड़े समय आनंद में रह लीजिए। कल क्या होगा हमें पता। अभी आपने कहा था, अटल जी कहते थे कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, तो अब अंधेरा छटेगा और मशाल जलेगी, क्योंकि मशाल में जो तेल है ना वो जनता के आशीर्वाद से है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब लेकिन मशाल तो अंधेरे में ही जलता है। अरे तो अंधेरे को हटाने दिन के में लिए कौन मशाल जलाता है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अंधेरे में ही मशाल चाहिए। आज मुंबई में जिस प्रकार कुछ लोगों की शुक्ला जी को खुश होने दीजिए। एग्जिट पोल में अभी कम से कम पुरुषों और महिलाओं का जो परसेंटेज है शुक्ला जी, वो साफ इशारा कर रहा है कि ये जो हिंदू ही बनेगा, मराठी ही बनेगा। मैंने बोला अच्छा आरक्षित हो गई है क्या ये सीट? तो उन्होंने कहा हाँ आरक्षण समझिए, लगता है काम कर गया। अंजना जी एग्जैक्ट पोल आने तक दुबे जी को भी आनंद में रहने का पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है एग्जैक्ट पोल तक दुबे जी भी स्वयं को सांत्वना दे सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन ये निश्चित है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाले महायुति को प्रचंड बहुमत मिलना निश्चित है, और इस प्रचंड बहुमत में हमारी लाड़की बहनों का, उनकी भूमिका स्पष्टता से आपके जो है एग्जिट पोल में भी लाड़की बहनों ने जिस तरह से महायुति को प्रचंड जनादेश देने का निर्णय लिया है, शुक्ला जी परिलक्षित हो रहा है। शुक्ला जी, ये लाडली बहनों का प्रेम जो है वो एकनाथ शिंदे के वजह से है या देवा भाव के वजह से है? वो महायुति की वजह से है। हम दोनों एक हैं। राज और उद्धव को आप जो है एक लाकर भी एक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ एक हैं, और चुनाव के बाद राज और उद्धव फिर से अनेक हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही है। देवा भाऊ और एकनाथ शिंदे, इनके बीच जो है अटूट प्रेम है। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्या संकेत मिल रहा है? और देखिए हमने जो सैंपल साइज लिया था वो आप में ऐड कर रहे थे ताकि आपको और भी इस पर एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। 18 से 25 वर्ष के जो लोग हैं सैंपल साइज में वो लगभग 16% थे, 26 से 35 वाले 22%, 36 से 50% वाले 29%, 51 से 60 वाले 20% और 61 से अबव 13%। सबसे ज्यादा 36 से 50 की उम्र के लोग हैं, और इसमें भी हमने स्लम के 14% यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, चौल में रहने वाले 57% लोगों को प्रदीप जी ने लिया है, और बिल्डिंग में रहने वाले लगभग 29-30%। इसको माने कि ये पैटर्न सीधा नंबर्स में बाद में तब्दील हो सकता है? क्या एनालिसिस अगर यही होता है? कि बुरी खबर है। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे और पूरे ठाकरे परिवार को एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन मुंबई के अंदर जो बीएमसी को लेकर एक मिथ था कि वहां शिवसेना का डंका बजता है, दरअसल 1997 के बाद से जब से लगातार वहां पे थे, कभी भी शिवसेना अपने बल पे वहां बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। 1997 में उसको सबसे ज्यादा 103 सीटें मिली थी, यानी 227 का भी करीब 40% के आसपास मान लीजिए। पिछली बार का जो आंकड़ा है वो 84 सीटें जो उद्धव ठाकरे को मिला, शिवसेना को मिला था, जो 2017 में हुआ था, और 82 बीजेपी थी, यानी नेक टू नेक थी। तो शिवसेना हमेशा से वहां पे एक सिटिंग डक के तौर पर थी। लेकिन 100 पार करना अपने आप में मतलब नहीं, आप बीएमसी में आपको बहुमत नहीं मिल रहा है और मुंबई के किंग आप हैं, तो ये अपने आप एक बड़ा भारी मिथ था। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था ना कि मुंबई एक अकेला ऐसा शहर है कि जहां पर वहां की लोकल भाषा बोलने वाले 40% ही लोग हैं, और वो अब और घट गया है। वो नहीं, 40% ही लोग हैं, और उनका दबदबा सिर्फ 140 वार्ड्स पर ही है। 227 में से सिर्फ 140 वार्ड, यानी शिवसेना असलियत में अगर चुनाव लड़ती है तो वो 140 वार्ड्स में ही उनको लड़ना पड़ता है। जो भी स्ट्राइक रेट उनका बिल्कुल। प्रदीप गुप्ता जी के पास चलते हैं। प्रदीप गुप्ता जी, जरा समझाइए ये क्या बता रहा है ये रुझान? क्या हम विधानसभा चुनाव में जो अब ट्रेंड देखते हैं कि महिलाएं जिनकी तरफ उन्हीं की ज्यादा सीटें, वैसे यहां महिलाएं जिनकी तरफ ज्यादा उनके वार्ड ज्यादा? जी
अंजना जी, 2-3 चीजें। एक, आपने कहा चुनाव की जो पद्धति, मेथोडोलॉजी आपने जो बताई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको बस थोड़ा सा मैं संशोधन कर लूं। फेस टू फेस इंटरव्यू विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टैबलेट होता है, लेकिन फेस टू फेस रूबरू इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं। यानी डबल चेक किया उनको आप ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन सारे देते हैं उनको, सारे देते हैं, और चिन्ह भी मौजूद रहता है उसके अंदर, और वो अपनी प्राइवेसी में इसको करते हैं। मतलब आपके साथ जो आदमी उनके पास सामने जाता है प्रदीप जी, वो नहीं जान पाता कि सामने वाले ने किसके लिए वोट किया। हाँ, मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, कई जगह पता चलता है, कई जगह नहीं पता चलता है। एनीवे, तो अब बात हम बीएमसी की कर लें, तो उसमें ये अच्छी बात है कि 9 साल के टोटल दरमियान के बाद चुनाव हो रहे हैं, और 4 सालों से कोई जनप्रतिनिधि लोकल लेवल के ऊपर नहीं है। और आप अभी अपने आंकड़ों में जरूर बताएंगे कि मुद्दे कौन से थे। मुद्दे में इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं आपको और आपके दर्शकों को, कि हमारे जो नीति निर्माताओं ने जो ये प्रावधान रखा है कि जनप्रतिनिधि या लोकल निकाय या कॉरपोरेटर या पार्षद का होना क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी चीजें निकल के आ रही है, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड फ्लडिंग इश्यूज 31%, बहुत बड़ा नंबर है। सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन, ये बहुत बड़ा इशू है बॉम्बे के अंदर। दूसरा है लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तीसरा है कि आपकी पुअर रोड कंडीशन, वो तो सबको नजर ही आती है बारिश के चलते। सबसे बड़ी चीज शॉर्टेज ऑफ पब्लिक टॉयलेट, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारी जनता जो है, जो बाहर रहती है, वो इन्हीं पब्लिक टॉयलेट्स में जाती है, और एक एक टॉयलेट के पीछे अच्छी बड़ी संख्या में लोगों की लाइन लगी रहती है। तो मैं इसीलिए रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि यदि लोकल अवेलेबल होता है वहां पर, तो वो वार्ड में होता है और सबको साफ साफ नजर आता है। ठीक है, एक सवाल इससे लीडिंग है जो मैं साहिल उनसे पूछना चाहती हूँ। तो क्या हम ये माने प्रदीप जी कि लोकल इश्यूज की वजह से ये वोटिंग और रिजल्ट्स आएंगे, या फिर जो आजकल हम देखते हैं आइडियोलॉजिकल बेंड, यानी विचारधारा के आधार पर जो लोगों का इंक्लिनेशन है, जो विधानसभा में खूब दिखा, वो भी इसमें कहीं कहीं दिखा है, या आपको लगता है कि लोकल इश्यूज हावी रहे? इसके बाद में शायना जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं, लोकल इशू बिल्कुल, लोकल चुनाव है तो लोकल इशू, और खासकर बॉम्बे की बीएमसी की बात करें तो बिल्कुल लोकल इशू के ऊपर तवज्जो होता है, और उसके आधार पर ही जनता वोट करती है। लेकिन किसको करना है, उसके अंदर फिर आइडियोलॉजी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, वही बात है ना, यानी लोकल मुद्दे पर चुनाव नहीं होते हैं। प्रदीप गुप्ता, आप तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं, पानी का उन्होंने बताया सबसे बड़ा वो मुद्दा होता है। हाँ। वो मुद्दा तो हमेशा होता है, लेकिन मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ साहिल। तो किसी भी एक रेसिपी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे होते हैं, वैसे ही चुनाव में जब वोट करते हैं तो बहुत सारे 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं। जैसे बीएमसी की बात करें तो हर व्यक्ति के अपने अपने अलग मुद्दे होते हैं। मैंने कोशिश करी आपको बताने की कि ज्यादा कौन से थे, कम कौन से थे, और किसको महत्वपूर्ण है। रह गई बात, कुछ ऐसा वर्ग होता है जो एक अपनी पॉलिटिकल, कास्ट, रिलीजियस वगैरह वगैरह, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन उसकी संख्या एक 20 से 30% होती है। जो बड़ा वर्ग होता है 60 से 70%, वो वोट जो है वो हमेशा इशू और डेवलपमेंट के आधार पर देता है। वो जल्दी से पूछे, फिर शायना के पास जाना है मुझे। हाँ। जल्दी से गुप्ता जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है इस बात को लेकर कि क्या मुंबई में क्लास के आधार पर भी वोटिंग होती है? क्योंकि अब अलग अलग तरीके से चीजें देखने मिली है। जो सिविक इशू छोटे वर्ग के लिए होगा, वो शायद बड़े वर्ग के लिए नहीं होगा। ये भी चीजें वहां पर देखी क्लास में उन्होंने बांटा है, झुग्गी, चौल और बिल्डिंग्स। बिल्कुल। सो बिल्डिंग वालों की जो समस्याएं वो एकदम अलग है। जैसे साहिल आपने कहा, करीब 60 से 70% लोग चाल और स्लम मिला के रहते हैं, और करीब 20-30% के आसपास लोग बिल्डिंगों में रहते हैं। तो एकदम उनकी समस्या अलग है। जहां तक वोटिंग पैटर्न का सवाल है, तो मैंने कहा जैसे वोटिंग पैटर्न में सिर्फ एक डेमोग्राफी ये हुई कि वो रहते कहां पर है और उनका इनकम ग्रुप का लेवल क्या है। अब मैं प्रदीप जी लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। देखिए, अभी तो 400 पार वाला आपका जो प्रेडिक्शन रहा है ना, उसके बाद आपको उभरने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन प्रदीप जी, ऑन अ लाइटर नोट, आप मुंबईकर है खुद, तो मुंबईकर आज जो नंबर सामने रखेगा उसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। शायना जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। शायना जी, जल्दी से आपके पास, कल का दिन किसके लिए गुलाबी होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप फैशन डिजाइनर भी रही हैं और आप पॉलिटिक्स में भी इतना सक्रिय होकर काम कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि यही नंबर्स अगर सीधा सीधा ट्रांसलेट होते हैं तो कितना श्रेय एकनाथ शिंदे गुट इसके लिए लेना चाहेगा अगर महिलाएं ज्यादा वोट करें? क्योंकि वो तो हर मंच से याद दिलाते हैं कि लाड़की बहन योजना तो मेरा था। अंजना जी, गुलाबी पहन के आई हूँ।
क्योंकि कल जो गुलाल हम सब देखेंगे कि मुंबई में इतिहास बनने जा रहा है। प्रदीप जी, आप एक मुंबईकर हैं, सर्वप्रथम मैं आपसे एक ही विनंती करूंगी कि बॉम्बे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए और बोलिए मुंबई, क्योंकि ये हमारा मुंबई हमारी अस्मिता है, अभिमान है और हमारा गर्व है। और साहिल जी, आपको तो पता है कि कौन से कौन इश्यूज मुंबई के लिए। अंजना जी, 25 साल खड्डे मुक्त मुंबई सिर्फ एक नारा रहा। 1200 किलोमीटर है मुंबई के सड़क, जहां हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया है कि फेज 1 और फेज 2 में 700 किलोमीटर, जिसमें से 450 किलोमीटर तैयार है, वहां यूटिलिटी डक्ट्स है, यूटिलिटी टनल्स। कितने सारे मुंबईकर ने जान गंवाई है इस सड़क के ऊपर। आज भी जब हम बात करते हैं तो एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जो भी गंदगी है वो सिर्फ दरिया में फेंक देते हैं। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ठान लिया कि ब्लू सीज के लिए 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आज जब आप मराठी मानुस को याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, तो हमारे आनंद दुबे जी जो डूब चुके हैं, अफसोस होता है हम उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि ये तो उनके लिए एक सच्चाई है जी कि सवाल पूछा क्या था, सवाल ये पूछा था शाइना जी एक मिनट सवाल ये पूछा था कि शाइन कौन होगा। शाइना जी, शाइन कौन है? एकनाथ शिंदे शाइन हो रहे हैं या देवा भाऊ शाइन हो रहे हैं? अगर यही नतीजे निकले तो दोनों भी हो रहे हैं, और उनके इतने मेहनत और काम का जो फल है, ये सबर का फल मीठा रहा है। हमने देखा है कि विधानसभा के इलेक्शन में भी वही स्ट्राइक रेट, स्थानिक स्वराज में जहां हमारी शिवसेना के 23 भी महापौर नहीं थे, वहां 53 पार। तो आंकड़े जो है वो सच बताती है, लेकिन काम के आधार पे, क्योंकि हमें सिर्फ ये 74,000 करोड़ बजट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण के लिए सही मायने में 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस हो या 435 किलोमीटर का जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, जो देश में सर्वप्रथम रहेगा। और अंजना जी, अगली बार आप आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं आई एक्वा लाइन से और देखिए कितना अच्छा लगा। अहो भाग्य, जिस दिन ये हो गया कि मुंबई में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उस दिन हम लोग सब गदगद हो जाएंगे, एकदम गदगद। मुंगेरी लाल हुआ करते थे, वो हसीन सपने देखा करते थे। आप इतने जले पूछे काय दिख रहे हैं? सुबह वोट कर रहे थे इतना मीठी मुस्कान के साथ, दुबे जी जरा सा वो डूबे जी बोल दी तब से एकदम। अब इन्होंने हमें तो डुबा दिया है, लेकिन कभी कभी डूबे को तिनका का सहारा मिल जाता है, और तिनका कोई और नहीं है, वो जनता है, वो जनता हमें बचाएगी। लेकिन आप एक मुंगेरी बचाएगी मतलब आपकी नौबत ऐसी है कि डूब रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो बचाने की जरूरत पड़ेगी। आप भी तो तिनका ढूंढ रहे थे। नहीं, हमारे तिनका ना काम आया। नहीं, हमारे पास आशीर्वाद जनता का है। तो किसकी गलती होगी अगर ऐसा ही रुझान नतीजों में तब्दील हो? राज ठाकरे की होगी, किसकी होगी? नहीं, देखिए, जब कोई चुनाव हारता है तो सामूहिक हार होती है, जीतता है तो सामूहिक जीत होती है। वाह वाह, हम लोग इस उम्मीद से एकदम आदर्श पुरुष बन गए हैं दुबे जी। दुबे जी, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल उसके साथ बोलिएगा। दुबे जी, आज सवाल यह है कि ये दोस्ती यहीं तक रहेगी दोनों भाइयों की या आगे भी चलेगी? आदरणीय तो क्लियर कीजिए। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि हम साथ आए हैं, साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए, राजनीति के लिए साथ नहीं आए, मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने के लिए साथ आए। तो जब तक महाराष्ट्र मुंबई में है, जनता इतनी मुंबई को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस बात को जानती है कि जब बाला साहब ठाकरे के रहते राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, और उसके बाद अब अपनी राजनीति बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए। इस बात को जाने बगैर कि मुंबई का कैरेक्टर काफी बदल चुका है। अब अगर राज ठाकरे अगर आते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग वहां पे रह रहे हैं इस बात को भूल जाएंगे कि किस तरीके से उनकी पिटाई हुई, उनके साथ किस तरीके से गाली गलौज किया गया? दूसरी बात, आप केंद्र के स्तर पर तो इंडिया गठबंधन की बातें करते हैं, और बीएमसी तक के चुनाव में आप साथ रहने की बात नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिर होता है ना, कांग्रेस के साथ नहीं जाना क्या गलती होगी? ये कांग्रेस के लिए भी सुसाइडल है, और ये शिवसेना के लिए भी सुसाइडल। जब नंबर्स आएंगे, कांग्रेस का फैसला था साथ नहीं जाना, कांग्रेस के नेताओं ने सुपारी ली थी मुंबई। जब नंबर्स आएंगे, क्या कांग्रेस के नेताओं ने मुंबई में सुपारी ली थी। किसकी? अरे हमें कमजोर करने की, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ली हुई थी।
कांग्रेस वालों ने। यस, महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा उत्तम था, उसके बाद गिरते चले गए और उसमें सबसे बड़ा दोष कोई है तो कुछ कांग्रेस। दिन में ना दुबे जी आपको समझ में नहीं आएगा किसकी बड़ाई करनी है और किसके खिलाफ बोलना है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक मतलब एक वक्त था जब मोदी जी आपके लिए सबसे बड़े थे, फिर राहुल गांधी सबसे बड़े बने, उनकी प्रशंसा दिन रात करते थे, और अब ये उनकी भी बुराई कर रहे हैं साहिल। कुछ दिन में दुबे जी को समझ में नहीं आएगा किसकी बड़ाई करनी है किसकी बुराई करनी है। जो गलत करेगा अंजना जी उसे फिर शिकायत को सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो बड़बड़ करते हैं, क्या वो उन्होंने ठान लिया ये सुपारी लेके कि ये उबाटा आपको खत्म करे? बहुत गेम चेंजर्स और गोल चेंजर्स है दुबे जी। 2019 में आप कांग्रेस एनसीपी के गोदी में, कट्टू अभी 20 साल के बाद उनका इंटरव्यू आपने किया था मुंबई मंथन में, जिनके बारे में वो चर्चा कर रही है। देखिए कट्टू 20 साल बाद आप राज ठाकरे की गोदी में, और अभी आप बोलेंगे कि इसने सुपारी ली। सुपारी तो आपके घर पे बैठ के आपके दुश्मन जो वहां बैठे हैं, शत्रु की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हर सुबह बड़बड़ ये फॉर्मूला नहीं चलता। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्क्स नहीं, शेरो शायरी करते हैं। हाँ, जो भी है। हाँ। लेकिन एक प्रेडिक्शन तो मैं भी करना चाहता हूं, पता नहीं गुप्ता जी के नंबर्स क्या आएंगे, लेकिन जब नंबर्स आएंगे तब पता चलेगा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। जिस किसी का भी फैसला हो वो कितना भारी पड़ गया महाविकास आघाड़ी के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये अगर एग्जिट पोल जब आएंगे तब शिवसेना यूबीटी गुट के लोगों ने ये कहा है साहिल कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते। ताकत का एहसास हो तो समझ में आता है, अगर लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास ना हो कि भाई बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर ऑन द राइज है और वो अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ना चाहती, जबकि पिछली बार उसको 82 सीटें मिली थी। वो चाहती तो अपने बल पे लड़ सकती थी। नहीं, और ये मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है और गुप्ता जी को इस बारे में पता है कि जिन 140 सीटों की मैं बात कर रहा था उनमें से 44 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी, यानी मराठी बहुल इलाकों में बीजेपी की सेंध 2017 से साफ नजर आ रही थी, और इस बार तो शिंदे उनके साथ में, यानी शिवसेना भी एक साथ नजर नहीं आ रही थी। तो जो टेबल पर अगर हम मैथमेटिक्स कर ले तब भी पर्दा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा था। प्रदीप गुप्ता जी, साहिल आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि हम पिछले बीएमसी चुनाव की बात करें जिसमें चारों पार्टी यानी जो चारों प्रमुख पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, जब तो यूनाइटेड शिवसेना थी, तो सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उसके अंदर 84 सीटें शिवसेना को हासिल हुई थी और 82 बीजेपी को। उसके बाद अब क्या हुआ है, बड़ा सिंपल है कि उसके बाद एमएनएस जिनने करीब 8% वोट लिए थे और करीब 28 सीटें उनकी आई थी, वो अब उद्धव साहब यूबीटी के साथ जुड़े हैं, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, और माइनस शिवसेना यानी शिंदे सेना हुई है, शिवसेना शिंदे सेना हुई है, ये माइनस हुए। ये एक अर्थमेटिक सीधा सीधा है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है जो हमको साफ साफ नजर आई है, अभी आप जब कम्युनिटी वाइज आंकड़े रखेंगे तो पाएंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि ठीक है मुंबई में करीब 19% है, उनका जो रुझान हुआ है लोकसभा के बाद से यूबीटी की तरफ, और वो अब कांग्रेस से निकल के यूबीटी की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो माइनॉरिटी वोट का जो स्प्लिट है वो अच्छा खासा हो गया उद्धव ठाकरे जी के फेवर में, तो ये जुड़ाव है। लेकिन माइनस शिंदे सेना है और बीजेपी अभी वहीं की वहीं खड़ी है उस लिहाज से, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक है। शुक्ला जी को लग रहा होगा कि मतलब हम जीत रहे हैं तो हमसे आप लोग बात ही नहीं करेंगे, अभी तक के रुझान के मुताबिक ही सही। शुक्ला जी आपके पास आते हैं, क्या काम कर गया, क्या विधानसभा हो बीएमसी का चुनाव, यही मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था। देवा भाव जिनको कहा जाता है वहां पे, देवेंद्र फडणवीस, सब पोस्टर वोस्टर में तो देवा भाव ही लिखते हैं सारे उनके प्रशंसक, कि भाई मंदिर का मटका चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आरक्षित सीट है, क्या है, मतलब क्या वही आपका एक प्लैंक है, एक है तो सेफ है, वही जो यूपी से आप लोग लेकर गए थे नारा, अजीत दादा को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस बार भी वही हिंदू होगा, मराठी होगा, यही कार्ड काम करता है आपके लिए लास्ट में? इस बार मराठी में हिंदू ऐड किया शुक्ला जी ने। देखिए अंजना जी, विकास की गारंटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ने दी, और जिस तरह से मुंबई में कोस्टल रोड का निर्माण हो, चाहे वो नामा श्रीवा से में अटल सेतु का निर्माण हो, चाहे मेट्रो की विविध परियोजनाएं, लगभग 97 किलोमीटर मेट्रो जो है वो आज दौड़ रही है और लगभग 300 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है। जिस तरह से सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई, जिस तरह से वर्ली के बीडीडी चाल में मराठी बहुल इलाके में जिन मराठियों को पिछले 25 वर्षों से मुंबई से बाहर फेंकने का काम
श्रीमान उद्धव ठाकरे और श्रीमान राज ठाकरे के प्रयासों के कारण हो रहा था, क्योंकि यही तमाम बिल्डरों का जो रैकेट चलता था यही चलाते थे। उस रैकेट में जिस तरह से मुंबई कर बाहर फेंका जा रहा था, उसको बीडीसी चाल में ही मकान देना, धारावी में भी पात्र अपात्र सबको मकान देने की योजना का अमलीकरण करना, तो लगातार मुंबई के विकास के लिए। और अब आ गए हैं अगले नंबर्स, आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में आज तक पर एग्जिट पोल की शुरुआत होने वाली है। हम आपको बताएंगे किसको कितना वोट परसेंटेज, पार्टी वाइज भी बताएंगे और साथ ही अलायंस वाइज भी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे कि जो बिल्डिंग वाइज है, मतलब बिल्डिंग के हिसाब से, चौल झुग्गी के हिसाब से लोगों ने किसकी तरफ अपना रुझान दिखाया है। थोड़ी ही देर में आज तक पर एग्जिट पोल की शुरुआत होने वाली है और इसी में अब आपके सामने रखने वाले हैं वोट परसेंटेज, क्योंकि अलग अलग अगर आप देखेंगे मतलब कम्युनिटी वाइज जिसको हम कह सकते हैं कि चाहे वो मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है मुंबई। ऐसे में जो लोग वहां पर रहते हैं उसमें ज्यादा रुझान किसका दिखा है। जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो किसकी तरफ गए, जो क्रिश्चियंस हैं वहां पर वो किसकी तरफ गए, जो गुजराती या राजस्थान के भारी तादाद में लोग वहां पर रहते हैं, नॉर्थ इंडियंस तो रहते हैं, गुजराती और राजस्थानी भी बहुत व्यापारी जो वहां पर हैं वो रहते हैं, वो किस तरफ गए हैं और अन्य किस तरफ गए हैं। तो ये अलग अलग खाके हैं जिसमें हम आपको नंबर्स बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत हम कर रहे हैं जिसमें थोड़ी देर में आज तक पर हम आपको अलायंस वाइज और पार्टी वाइज किसको कितने वार्ड मिल रहे हैं, कितना परसेंटेज वोट मिल रहा है, ये सब दिखाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ही देर में हम आपको बताएं, उससे पहले कुछ नंबर्स जो मेरे पास आ चुके हैं वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो कम्युनिटी वाइज नंबर्स है, कम्युनिटी वाइज नंबर्स में मराठी में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी प्लस जिसे हम कह रहे हैं वो समझ लीजिए कि फडणवीस प्लस शिंदे ये है। तो ये आपके सामने आ गया है। मराठी बोलने वालों में 30% जो है वो जा रहे हैं बीजेपी प्लस यानी देवा भाव और एकनाथ शिंदे की तरफ। वहीं नॉर्थ इंडियंस जो है वो 68% उनकी तरफ जा रहे हैं। 68% हिंदी भाषी जो है, मतलब आप सोचिए 68% सीधा एक तरफा दुबे जी आपकी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तरफ। और वहीं दक्षिण भारतीय वो भी ये जो लुंगी पुंगी वाला पुराना वाला जो है उठाया था ना बाला साहब ठाकरे का, एक वो राज ठाकरे ने, वो नहीं चला है और इसकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ। 61% सीधा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की तरफ। वहीं मराठी स्पीकिंग में आप आगे हैं 19% ज्यादा, लगभग आधी आबादी मराठी बोलने वालों की वोट कर रही है ठाकरे ब्रदर्स को। वहीं हिंदी भाषी सिर्फ 19% ठाकरे ब्रदर्स को वोट कर रहे हैं और 21% वोट कर रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स को दक्षिण भारतीय। वहीं कांग्रेस को 8% मराठी, 2% हिंदी भाषी और 8% दक्षिण वासी जो है। वहीं अदर्स को जा रहा है 13% मराठी वोट, 11% हिंदी भाषी और दक्षिण भारत के 10% वोट। अब आ जाइए मुस्लिम वोट पर। तो मुस्लिम वोट जब आप देखिएगा, मुस्लिम वोट में बीजेपी प्लस को जा रहा है सिर्फ 12%, क्रिश्चियंस का 24% और गुजराती राजस्थानी का एक बार फिर से एक तरफा वोट जाता हुआ दिख रहा है 69%, यानी 69% लगभग, जिसको आप कह सकते हैं टू थर्ड आप इसको कह सकते हैं, सीधा जा रहा है गुजराती राजस्थानी का बीजेपी प्लस यानी फडणवीस कम शिंदे को, और अन्य को जा रहा है 66%, जो कि थोड़ा सा इसको देखना, एक बार जल्दी से दिखाइए तो उनको नहीं प्रदीप जी को दिखाइए। अदर्स को 66% कैसे जा रहा है? अदर्स का मतलब ये जो इन कम्युनिटी के दीगर है, कहने का मतलब ये कम्युनिटी कौन कौन उसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है? हाँ, उसमें जैसे आप ले लीजिए कि आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, जैसे गोवंश हो गए, कोंकणी हो गए, अब उनकी अलग से कल्पना और संकलन नहीं है। कुछ लोग यूटी से आते हैं, यहाँ दमन, दीव, इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट, मतलब महाराष्ट्र से बाहर राज्यों के ही लोग हैं, महाराष्ट्र के बाहर राज्यों के ही लोग हैं, उनका 66% भी जा रहा है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को। बाकी मैं बता देती हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। वहीं यूबीटी गुट को जो मुस्लिम वोट है वो बटा तो है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स को 28% ही जा रहा है।
41 वो जा रहा है अभी भी कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक, और 29% दोनों ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस को क्रिश्चियंस का जा रहा है। गुजराती राजस्थानी का 18% जा रहा है ठाकरे ब्रदर्स को, 4% साहिल जा रहा है कांग्रेस को, और वहीं अदर्स का 13 और 11%। तो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो है हिंदी भाषियों का एकजुट होना, गुजराती राजस्थानी का एकजुट होना शिंदे फडणवीस के पक्ष में। वहीं पर अगर यूबीटी गुड फायदा उठा रही है तो आधी आबादी मराठी स्पीकर्स की, मराठी लोगों की उसको मिल रहा है, और मुस्लिम वोट अभी भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, इस पे एक टेक अवे ये भी देखा जा सकता है कि जो मराठी बनाम गैर मराठी, ये जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा हुआ, लेकिन मराठियों का पोलराइजेशन, मराठी भाषियों का पोलराइजेशन, अगर ये एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन सही निकले तो ठाकरे बंधु यानी एमएनएस और शिवसेना यूबीटी जितना उन्हें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक वक्त था कि 30% तो जा रहा है फडणवीस और उनकी तरफ। 2017 में यही एग्जिट पोल ये दिखा रहा था कि शिवसेना यूबीटी को मराठी भाषियों के 60% से ज्यादा वोट पड़े थे। प्रदीप गुप्ता जी को पता है, उनका ही एग्जिट पोल था। लेकिन आज की स्थिति में वो 49% हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये कि जितना पोलराइजेशन उन्हें एक्सपेक्टेड था, यही नंबर अगर 70 होता तो शायद नंबर कुछ और दिखता। 41 क्या शिंदे फैक्टर, और मुझे लगता है इस मामले में देवेंद्र फडणवीस भी फैक्टर हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी कितने अग्रेसिव थे साहब, वो हर पक्ष पर कहते थे मैं मराठी नहीं हूं क्या। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आपका मराठी वोटर वो 49 को 50% क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडियन 68% which is sweeping। हाँ भाई स्वीप 61% स्वीपिंग है। वो पोलराइज हो गया ना दुबे जी, वो पोलराइज हो गया। आप राज ठाकरे को गले लगाइएगा तो नॉर्थ इंडियन आपको कैसे वोट करेगा? नहीं, मुंबई में रहने वाला हिंदी भाषी समाज अगर इस 10 वर्षों को छोड़ दूं तो मोस्टली कांग्रेस के साथ रहता था। इन 10 वर्षों में मोदी जी बनारस से सांसद हैं, योगी जी यूपी में सीएम हैं, जरूर आना जाना होता है हिंदी भाषी समाज का नॉर्थ की तरफ। अभी बिहार में उनकी सरकार बनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि झुकाव उस तरफ है। और एक चीज मैं दुबे जी, आपने उनको और थोड़ा सा आग लगा दिया। नहीं, लेकिन अंजना ये नंबर जो है 2017 में भी ऐसे ही थे, जब राज ठाकरे उनके साथ में नहीं थे। दुबे जी क्या करेंगे साहिल? दुबे जी और दुबे जी जैसे अनेकों वहां पर लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनके पास एक ही विकल्प है उसके बाद। भाई आप 15 साल वहां कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सरकार थी, तब भी वहां पे बीएमसी के अंदर शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। ये इसको अगर आप ऐसा क्यों हो रहा था? नहीं, उसका कारण मराठी भी उनकी तरफ, हिंदी भाषी भी उनकी तरफ, हर कोई उनकी तरफ रहता था। प्रदीप जी, अभी आपने कहा था कि ये जो मुस्लिम वोट है उसका मतलब वो स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट में एडवांटेजेस पोजीशन में यूबीटी गुट है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है। यूबीटी गुट को 28% और कांग्रेस को 41%। बहुत अच्छा सवाल। तो अंजना जी, मैं आपकी और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मुस्लिम वोट मुंबई में कंसोलिडेटेड है बड़े नंबर्स के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्रों में। एक है भायखला, जहां पे कि सारा का सारा वोट मुस्लिम का, सारा का मतलब होता है बल्क, यानी 60-70% कांग्रेस को पड़ा हुआ। जो जोगेश्वरी का पूरा इलाका है, चांदीवली का जो इलाका है, मलाड का कुछ इलाका है, यहाँ पर जो वोट अच्छी बड़ी संख्या में कांग्रेस से भी ज्यादा माइनॉरिटी का जो है वो यूबीटी को पड़ा है। और तीसरा बड़ा ग्रुप और चंक है वो है गोवंडी मानखुर्द, वहां पे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को भी पड़ा है। अबू आसिम आजमी जहां से एमएलए है, बिल्कुल वो वहां से आते हैं। और आपको बता दूं, भायखला से एमआईएम के जो पहले 2014 में असेंबली में चुनाव जीते थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, वहां पर भी थोड़ा सा मिलता है। वहां कांग्रेस और एमआईएम के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा ठीक से बड़ी संख्या में हुआ है। गोवंडी की बात कर ले, मानखुर्द की, वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और यूबीटी के बीच में बंटवारा हुआ है। जोगेश्वरी, मलाड, चांदीवली इस तरफ की बात कर ले तो यहाँ पर यूबीटी जो है इसका वो है। कहने का मतलब है त्रिकोणीय तरीके से सब तरफ में वो बढ़ गया है और मुस्लिम वोट बटा है, मुस्लिम वोट बटा है। और शिवसेना यूबीटी को भी मुस्लिम वोट हुआ है, जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा मेजोरिटी में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो इससे पहले मैं बात कर रहा था, क्या हम ये मानकर चले कि राज ठाकरे साथ में लेने की वजह से मराठी कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना 2017 में शिवसेना के फेवर में हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ रिवर्स पोलराइजेशन ज्यादा संख्या में हुआ, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी और एकनाथ शिंदे को होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही है साहिल, आप मुंबई से हो, लेकिन आप उसको आप वैसे देखिए कि यहाँ पे मराठी कंसोलिडेशन की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपको शिंदे सेना और शिंदे जी को नहीं भूलना चाहिए। वो थाने से आते हैं तो जितना मुलुंड का एरिया है, भांडुप का एरिया है,
मानखुर्द का एरिया है, यहाँ के जो मराठी हैं इन्होंने बड़ी संख्या में जो है शिवसेना को, शिंदे गुट को वोट किया है। इसके चलते आप देख पा रहे हैं। और दूसरा उसके उलट जो नॉर्थ इंडियंस है बिकॉज ऑफ एमएनएस वहां पर गए हुए हैं। जो गुजराती हैं वो तो पहले भी बीजेपी को जाते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जो कंसोलिडेशन, जो कि एक 55-60% मिलते थे, लेकिन ये 68 और 70% की तरफ नॉर्थ इंडियन और राजस्थानियों का जो मुकाबला एक तरफा हो रहा है, उसमें ये बड़ा फर्क है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बता देना चाहता हूं, क्योंकि बीएमसी महानगर का चुनाव है तो वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये सारा का सारा जो हमारा आकलन है, ये मानते हुए कि करीब 54% वोटर टर्नआउट फाइनल होने की उम्मीद है, उसको लेते हैं। 54 से कम होता है तो वो बीजेपी शिवसेना के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब क्षेत्रवार तरीके से बताते हैं। साहिल ये नंबर्स आप ही बता दीजिए, क्योंकि देखिए मुंबई 6 लोकसभा सीटें हैं वहां पर, मतलब इस तरह से एक शहर में 6 लोकसभा सीटें होना, और ग्रेटर मुंबई को अगर हम मिला ले तो 10 लोकसभा सीटें, बहुत बड़ा ये पूरा शहर है, और इसलिए भी यहाँ के बीएमसी के रिजल्ट्स पर बहुत नजर रहती है। क्षेत्रवार तरीके से बता दीजिए, साहिल को दिखाई, साहिल बता दीजिए। साहिल बोल। देखिए यहाँ क्षेत्र, तो इस वक्त क्षेत्र वाइज अगर तो बीएमसी चुनाव के एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना है, यानी साफ और स्पष्ट बीएमसी में जितने वार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को वहां पर बहुमत के पार जाते हुए देख रहे हैं। और ये साफ है कि एक तरह से स्वीप करना भी इसे कह सकते हैं। कुल 227 सीटें हैं वहां पर, 5 मनोनीत होते हैं 200 ये मिलाकर, लेकिन 227 है वहां पर। शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर भी कभी ये नंबर कभी नहीं मिल पाएगी। यूपी का अटकना 58 से 68 सीटों पर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप दुबे जी, ये तो मतलब ब्लड बात एक तरह से कहा जाएगा। अगर 58 से 68 सीटों पर वही पार्टी जो लगभग 3 दशक तक बीएमसी पर राज करती रही, 26 साल तक जिसका मेयर रहा, पिछले 4 साल छोड़ दीजिए तो, उस पार्टी का देखिए शिंदे के हटने के बाद और राज ठाकरे के साथ 2 दशक बाद मिलकर चुनाव लड़ने पर क्या हश्र होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बार बार ये बता दें, ये सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स के लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। ये रिजल्ट्स कतई नहीं है, और कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए हैं। ये राइडर भी आपको देते हुए ही हम ये नंबर्स दिखा रहे हैं। एक राइडर में देना चाहता हूं उसमें प्रदीप गुप्ता ने 2017 में जो एग्जिट पोल किया था बीएमसी के लिए, वो सही साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके बाकी एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं। नहीं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, बड़ा है। लेकिन पिछले लोकसभा के बाद से 1-2 बार उन्होंने अपनी बार 400 पार के लिए भी तो कहा था ना, तो डराइए मत। तो बोला उन्होंने, कहाँ डरा रहे हैं हम, तो खुद ही आपको राइडर बता रहे हैं दर्शकों को। 2-4 घंटा, मतलब हमने आपको रस्सी दे दी तो खींचे लिए। अरे नहीं, 10 घंटा हमें तो आराम से रहने दीजिए। अभी तो ये देख के तो आदमी डर जाएगा, इसको थोड़ा बदल दीजिए। डरिए मत ना, डरना क्या है इसमें? मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी दुर्गति हमारी नहीं है। ठीक है, कांटे की टक्कर वाजपेयी जी की कविता तो आप भी रटते थे पहले। हाँ, तो हम भी तो बोल रहे हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में तो काहे भय में पल रहे हैं। ये डरावना जैसा फिगर है, एक तरफा दिखा रहा है। थोड़ा सा भी नेक टू नेक रहने दीजिए प्रदीप जी। हम लोगों को विपक्ष का भी सम्मान करिए, हम सब इसी देश के नागरिक हैं और आपके भाई हैं, तो थोड़ा सा अभी इसमें बदलाव आएगा। ये ठीक है, आपने, मैं आपका सम्मान करता हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, 58 से 68 पर दिल इनका धूम धूम करे होने लगा है। नहीं, मैं उनके आनंद जी के आनंद दुबे जी के आनंद की बात बताने को बोले कि हम भी आपके भाई हैं। नायला जी एक मिनट, प्रदीप गुप्ता जी को बोलने दीजिए, उनका एग्जिट पोल है पहले, आज तो उनको बोलने दीजिए। चलिए प्रदीप गुप्ता, मैं आनंद दुबे जी के कुछ आनंद की बात बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी सही होगी। यदि ये वोटर टर्नआउट 54% से प्लस हुआ तो इसमें बीजेपी और यूटी की और सीटें इजाफा होंगी, और यदि ये 54% से कम होता है, 54% से कम होता है, यदि ये 52 के नीचे यदि 50-51 जाता है, तो जो दुबे जी कह रहे हैं, तो फिर तो जीत किसी की भी हो सकती है। 50-51 शाहनांसी जी जल्दी से कमेंट फिर आएंगे प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आप मतलब खुश रहिए, आपको क्या है, आप मुस्कुराते रहिए, आप स्क्रीन पे तो हैं ही। शाहनांसी जी, ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है? दुबे जी को अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब चीज तो कहा है कि वो क्यों गए कांग्रेस एनसीपी के साथ, वो क्यों गए राज ठाकरे जी के पास, वो क्यों ऐसे बयानबाजी किए, और अभी लास्ट में वो इतने डेस्परेट हैं कि अंजना जी उन्होंने बोला हम भी आपके भाई हैं तो थोड़ा तरस खाइए।
तो दुबे जी, आपसे यही विनती है कि आप सोचिए कि कल आपका बहाना क्या रहेगा। क्या आप बोलेंगे ईवीएम, क्या आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन, क्या आप बोलेंगे नोट, क्या आप बोलेंगे कि डुप्लीकेट वोटर्स, क्या है आपका बहाना? जीतेंगे तो क्योंकि ये अहंकार में नहीं हुआ। जाएंगे और हारेंगे तो हताश नहीं होंगे। बस यही 2 लाइन है। ओहो, एकदम मोक्ष। चलिए जीते जी परम मोक्ष। चलिए, जीते लेकिन जी। ये भी स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और हम जीते तो प्रगति के आधार पे। देवेंद्र चलिए फडणवीस अभी और हम। शाइना जी, बीजेपी को मिल सकते हैं, बीजेपी प्लस को मिल सकते हैं 42% वोट। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी, 27% वोट उनको बीएमसी में पड़े थे, लेकिन 42% वोट बीजेपी प्लस यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल सकते हैं। 10% का गैप यूबीटी प्लस यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की 32% वोट उनको मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्शन फिलहाल एग्जिट पोल के जरिए प्रदीप गुप्ता कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार 2017 में शिवसेना को 28% वोट पड़े थे, यानी अब राज ठाकरे के साथ जाने के बाद 32% का वोट शेयर पा सकते हैं यूबीटी प्लस। ये प्रोजेक्शन फिलहाल दिखाया गया है। और अन्य खास करके कांग्रेस अगर हम देखें तो 13% का वोट शेयर कांग्रेस के पास जा सकता है। यानी सीधे सीधे एक बार फिर आनंद दुबे जी, एक बार फिर कांग्रेस को कुछ कहना है तो कह लीजिएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। नहीं। 13% कांग्रेस, 32% यूबीटी प्लस, 42% शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। पिछले 1 महीने से साहिल भाई यही कह रहा हूं। एक बार फिर कह सकते हैं आप। नहीं, मैं फिर 1 महीने से यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो अपने सहयोगियों को पहले मार डालती है। आप भी तो उनको साथ में ले सकते थे। आत्मचिंतन आप कब कीजिएगा आत्मचिंतन? हमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। 20 वर्षों से 2 भाई जो अलग थे, मराठी मानुस की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात, वो एक मंच पर आए, एक मुद्दा लेकर आए, एक विषय लेकर आए। उसके बाद अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं इनके साथ नहीं जाना है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने किसी की सुपारी ली थी क्या? कांग्रेस ने आखिर ये वोट जो काटे हैं, कांग्रेस भरोसे ही निकले थे ना, कांग्रेस भरोसे ही आपको लग रहा है। जीवन भर हम लड़े थे अंजना जी, 30 वर्ष तो थोड़ी हो जाइएगा। अगर कांग्रेस नहीं होगी तो अपने दम पर ये भाई बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को क्लेम करने के लिए दम तो दिखाना पड़ेगा। अभी तो शिंदे साहब तो गए हैं बीजेपी के साथ, वो तो पोल है, अनाउंस्ड है। ये एग्जिट पोल है। हो सकता है ये बदले, हो सकता है उल्टा हो जाए। बिल्कुल, हम 150 पार हो जाए, हम बार-बार कह रहे हैं, 150 पार हो जाए, बार-बार कह रहे हैं। तो अभी ये रिजल्ट नहीं है, ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं। अनेकों बार मैं स्टूडियो में रही हूँ, एग्जिट पोल हमने दिखाया है, नंबर्स बदले हैं, और बाद में हमारे चेहरे चलते हैं। हाँ, नहीं चेहरे तो चलने दीजिए। चेहरे से अगर दूसरों की दुकान चलती है तो उनकी दुकानें भी चलनी चाहिए। कई लोगों की चलती है, लेकिन एक शाइना जी को मुझे सवाल पूछना है। उनसे कुछ बोलना भी नहीं है। हाँ। उनसे कुछ बोलना भी नहीं कि एक शाइना जी से पूछना है, अगर ये शुक्ला जी का बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, यही सवाल शुक्ला जी के पास भी जाएगा। इसके लिए शुरुआत में शाइना जी से करना चाहता हूं, क्योंकि शाइना जी की पार्टी 90 सीटें लड़ रही है और शुक्ला जी की पार्टी 137 सीटें, 91, शिवसेना 91, 137 बीजेपी लड़ रही है। तो अब शाइना जी, हिंदू मराठी मेयर होगा, ये तो देवेंद्र फडणवीस बोल चुके हैं। अब आप उनको बता दीजिएगा कि शिवसेना का हिंदू मराठी मेयर होगा या बीजेपी का हिंदू मराठी मेयर होगा, अगर ये प्रेडिक्शन सही निकलते हैं तो। चलिए साहिल जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूंगी? क्यों नहीं देंगे आप? सबसे पहले महायुति के नेतृत्व ही तय करेंगे कि महापौर कौन। गुलाम है ये, क्या जवाब? जिसका गुलाम जवाब देते हैं क्या मुंबई के लिए? और जो मराठी मानस और हिंदू की बात, उसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगी। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में से 63 दिया है महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे महिलाओं को दिया। तो शायद ये भी हो सकता है कि एक महिला, एक मराठी, एक हिंदू और महायुति के नेतृत्व में एक यूनानिमस उम्मीदवार। प्रेम शुक्ला जी, चलिए अब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि 47 सीट ज्यादा है, 46 सीट ज्यादा पर आप वार्ड्स में लड़ रहे हैं। इसका मेयर बनेगा क्या बीजेपी के लिए? जो ये अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, वो मेयर पद के लिए होगा? मेयर तो महायुति का बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये लगेगा कि पहली बार भाजपा का महापौर होना चाहिए। भाजपा का आज तक महापौर मुंबई में नहीं हुआ। सुनिए,
तो भारतीय बीजेपी जनता जितना पार्टी का क्लैरिटी से सामान्य चीजें कार्यकर्ता कहती ये है, चाहेगा। और कम फिर से कर कम आप लेती इतना है तो कह रही और थी। फिर कर लेती है। हाँ, और कर भी लेती है चाइना जी। कम से कम साहिल अपनी जी। पार्टी के लिए तो बोल देती कि एक पार्टी की कार्यकर्ता साहिल होने जी। के नाते मुझे लगता है कि साहिल शिवसेना जी। का मेयर होना चाहिए। साहिल जी, एक चीज तो आप समझ गए हैं कि हम यहाँ ये अलायंस, महायुति का जो अलायंस है, सत्ता के मोहमाया के लिए तो नहीं है। यहाँ काम करने के लिए हमने प्रगति के पूरे मिशन को लेके चलिए, ठीक है, हमारी ठीक है, भूमिका स्पष्ट की है मुंबई के लिए। तो हमारे नेतृत्व ही ये तय करेंगे और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का जो योगदान रहा है ऑन ग्राउंड, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाइए और देखिए। ठीक है, शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए। भारतीय जनता पार्टी प्लस को मिल सकती है 131 से 151 सीटें। आपने जैसे ही उन्होंने विचारधारा की बात की और हम लोगों की सेवा के लिए आपने यहाँ से आशुतोष जी क्या एक सवाल है आपसे। राजनीतिक एक सेकंड आप बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को संभालने वाली पार्टी में है। मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रही हूँ, अपने आप को उस मोड में ढालिए। आपके लिए मुश्किल होगा, कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। बाला साहब ठाकरे की पार्टी की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। आपको अचानक कहा जाता है कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस है, आप बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेके जा रहे हैं। जो भाई कहते हैं कि अगर वहां पर कार सेवकों ने ढहा है तो वो हमारे अगर पार्टी के हैं तो मुझे इस पर गर्व है, और आपको कहा जाता है कांग्रेस से अलायंस करना है। ठीक है, उस मोड में आकर बताइए कि क्या ये विचारधारा की भी लड़ाई नहीं थी? कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर आप शिवसेना का पूरा राइज अगर आप देखेंगे तो वसंत सेना के नाम से हुआ था। वसंत दादा पाटिल 1967 वसंत राव नाइक के समय में। तो वसंत और पूरी जो शिवसेना मुंबई के अंदर बढ़ी है, वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट का जो पूरा यूनियन था उसको खत्म करके बढ़ी थी और उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया था। ये तो प्रमोद महाजन ने आके फिर 1990 के आसपास शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कराया। नहीं तो शिवसेना का पूरा राइज कांग्रेस का दिया हुआ है। आज अगर शिवसेना ये कहती मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगी या कांग्रेस कहती मैं शिवसेना के साथ जाऊंगा तो हमारी विचारधारा कंप्रोमाइज होगी, तब आपकी विचारधारा कंप्रोमाइज नहीं हो रही। लेकिन क्या ये विचारधारा के कॉम्प्रोमाइज का ही नतीजा है 58 से 68 जो उद्धव ठाकरे को मिल रहा है? छोटा सा रिएक्शन। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साथ लड़ते तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस तो पहले भी समझ में आ गया था साहिल, चुनाव के पहले हम लोगों को भी दिख रहा था। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में भी यही दिखाई दिया, विधानसभा चुनाव के भीतर भी जो भी महाविकास आघाड़ी की इज्जत बची है वो सिर्फ मुंबई में बची थी। लेकिन कांग्रेस के नजरिए से सोचिए, कांग्रेस कब तक हर राज्य में क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाने के लिए कंधा देती रहेगी? वो कंधा इनको चाहिए, वो कह रहे हम कंधा नहीं देंगे, हम अपने दम पर करेंगे। दम तक हमने उनसे बातचीत जारी, आखिरी दम तक। लास्ट राउंड पे मुंबई कांग्रेस के 2-4 नेता ऐसे, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। क्या डर लगता है? नहीं, डर की बात नहीं, उनको बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एन मोमेंट पर किसी की सुपारी ले ली, ये पूरे मुंबई को पता है। देखिए ये सॉरी माफ करिएगा, ये इस बात पे दम नहीं है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी फोन उठा के क्यों नहीं बात कर सकते? भाई अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बिहार के अंदर हराना है, अगर बिहार के अंदर अभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी रहती है, जबकि उसकी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो अगर आप बीजेपी से अभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं है तो यू आर डूम्ड। कौन सी लड़ाई कब लड़नी चाहिए ये तो समझना चाहिए ना। आप कंधा बचाएंगे तब तो कंधा देंगे। बीजेपी का तो कंधा क्या सब कुछ टूटने की बारी आ गई है। पूरा राइज, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, बीएमसी भी हाथ से निकल गया तो फिर बचा क्या? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा पूरे। और इसी के साथ क्या ठाकरे लेगेसी पर एक बार प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी भी एक वक्त पर पत्रकार थे, दोपहर का सामना के संपादक थे। दोपहर सामना के संपादक थे। ठाकरे लेगेसी पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी। वो लेगेसी अगर यही नंबर्स आते हैं जी, उसको आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा निष्पक्ष होकर बोलिए। देखिए, ठाकरे लेगेसी एकनाथ शिंदे के पास चली गई है, इसको श्रीमान उद्धव ठाकरे को स्वीकारना पड़ेगा। ठाकरे की लेगेसी हिंदुत्व की लेगेसी थी और हिंदुत्व से जिस तरह से बुर्काधारी को महापौर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हो गए, उसके बाद हिंदुत्व की लेगेसी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के बुर्काधारी को बनाएंगे। कब का? अरे जब वारिस पठान ने कहा बुर्काधारी को मेयर बनवा, उनका मुंह दही जम गई, उनके मुंह में दही जम गई भाई। उत्तर भारतीय महापौर के नाम पे कितना चिचिया है वो, और जैसे ही वारिस पठान ने कहा बुर्काधारी मेयर, उनके मुंह में दही जम गई। अरे सबसे पहले हमने विरोध किया, मैंने तो वारिस पठान को ममदानी तक कह दिया। अरे सुनिए प्रदीप जी, ये जो उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा इस पे। प्रदीप जी, ये जो बुर्काधारी महिला बनेगी, हिजाब वाली बेटी बनेगी मेयर, वारिस पठान ने सूट छेड़ा और इन्होंने खुलकर कहा कि नहीं भाई हिंदू बनेगा मराठी बनेगा, ये भी एक फैक्टर आप देखते हैं जो भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है?
नहीं, अपना अपना अलाइनमेंट होता है अंजना जी। फैक्टर तो जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं। फैक्टर तो सभी होते हैं, सवाल ये उठता है कौन सा निर्णायक है। मैं आपके दर्शकों को महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, कोशिश करता हूं कि उनका भी कुछ कुछ थोड़ा सा आपको रुझान बता दूं। पूना का बता दीजिएगा खास करके। पूना बीजेपी आगे बहुत, नासिक टक्कर में बीजेपी आगे, नागपुर एक तरफा। अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन के एरियाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थाने में शिंदे सेना ऑब्वियसली आगे, कल्याण में युति के साथ कल्याण में बीजेपी आगे, वसई विरार में बीबीए, यहाँ की जो लोकल स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, हितेन भाई ठाकुर की, वो बहुत आगे है बीजेपी सेना युति से, वो बहुत आगे। और संभाजीनगर में पूरी की पूरी खिचड़ी है, वहां पर कुछ भी है, मैंने हंग असेंबली की, वहां तो बीजेपी बनाम शिंदे लड़ाई है। बीजेपी बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई है। बीजेपी प्लस पीछे है परभनी में। तो कहने का मतलब 29 में से करीब 22 निकायों में बीजेपी क्लियर कट आगे है। ठीक है, ये जो आपका ये ज्योग्राफिक वाइज जो वोट शेयर है, जिसमें हम झुग्गी की और चौल की और बिल्डिंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। आशुतोष जी फोन रखिए। झुग्गियों में 33% बीजेपी प्लस को, फडणवीस प्लस शिंदे 35%, 2% ज्यादा जा रहा है झुग्गी में यूबीटी को, और धरावी के नाम पर बहुत डराया जा रहा है वहां पर। लेकिन बावजूद इसके मामला बराबरी का दिखता है, 17% कांग्रेस। चौल में सुपर एज है बीजेपी को, 40%, 33%, लेकिन चौल वाले ठाकरे ब्रदर्स के लिए भी कर रहे हैं, और 14% चौल वाले कांग्रेस प्लस के लिए। 51% लेकिन जो बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, उसकी आधी आबादी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए, 29% ठाकरे के लिए, और 8% कांग्रेस के लिए। एक बार फिर अगर हम इस पे देखें तो साफ नजर आता है कि जो लोअर क्लास वोट शिवसेना यूबीटी अपने पास खींचने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस अगर साथ में होती तो यहां पर भी 50% का आंकड़ा क्रॉस कर सकती थी। जबकि दूसरी तरफ 50% से ज्यादा ये देखिए मतदान के आंकड़े, प्रदीप गुप्ता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतदान के आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। इस बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे, फाइनल आंकड़े आएंगे उसके बाद ही बताएंगे, वरना बार बार उसके बाद चेंज होने पर हमको गाली पड़ती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम तो प्रॉपर आंकड़े आने के बाद ही बताएंगे। आयोग का बयान है, राज्य चुनाव आयोग का बयान है। उनका कहना है कि हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे, जो आमतौर पर दिया जाता है 6 बजे के बाद, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि पूरे आंकड़े आने के बाद हम आपको बताएंगे। तो इंतजार करना पड़ेगा कितना % वोट हुआ है ये समझने के लिए। लेकिन जो मैं कह रहा था एक बार फिर वही चीज कि क्लास डिवाइड साफ नजर आता है कि अफ्लुएंट क्लास बीजेपी प्लस के साथ साफ है, जबकि दूसरा क्लास चौल और स्लम्स में रहने वाला वो बढ़ गया, और उसमें भी कहीं ना कहीं मार्जिनल एज हम बीजेपी प्लस को देख। साहिल, जो बीजेपी की ताकत है ना, बीजेपी अगर आप दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो गेटेड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं, वो मेजॉरिटी उसमें जो बीजेपी को वोट करती है। बीजेपी की ताकत वो नहीं है। बीजेपी की ताकत वो है कि उन्होंने पिछले सालों में जो चाल के अंदर गरीबों के बीच में जो अपनी पैठ बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी हासिल की, ये उनकी ताकत जो एक वक्त में शिवसेना का वोटर, क्योंकि अपर क्लास कंसिस्टेंटली बीजेपी को वोट करा। लेकिन अगर चौल वाले कह रहे हैं, अगर झुग्गी वाले भी कर रहे हैं, और 2% ही ज्यादा बावजूद इसके कि धारावी को लेकर जो फैसला, और जो फडणवीस कह रहे हैं कि सबको घर देंगे, क्या उस पर लोगों का यकीन है? सवाल यही है कि अगर मोह भंग भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको भरोसा किस पर होता है? भरोसा होता है कि शिंदे और फडणवीस को इस नजरिए से अगर आप देखें तो उनकी छवि एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की तो है ही जो कि काम को डिलीवर करने में, अगर ट्रैफिक की भी आप बात करें, सड़कों की बात करें, तो उनके पास एक अर्बन इमेज है, और उनके पास एक रोड मैप है, उस पर लोगों को भरोसा होता है। और यही वजह भी है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं साहिल मुंबई में, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो हर हाल में, हो सकता है वो केंद्र सरकार के पक्ष में हो, खिलाफ हो, लेकिन वो खुलकर फडणवीस का साथ पहला नतीजा भाई 1997 से वहां शिवसेना है, लगातार चेंज 2017 में। आयुष शायना जी, उससे पहले जरा एक बार, चूंकि हमारे दर्शक इस वक्त जो 7 बजे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए सिरे से उन्हें हम नंबर्स बताना चाहते हैं। 131 से 151 वार्ड पर बीजेपी प्लस, यानी फडणवीस शिंदे को मिल सकती है, जीत बन सकती है उनको मिल सकता है बीएमसी में बहुमत, उनका मेयर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ 58 से 68 पर अटक रहे ठाकरे बंधु, जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी
उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 12 से 16 वार्ड पर मिलने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर यही एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में कल तब्दील होते हैं तो ये प्रचंड जीत है फडणवीस और शिंदे के नाम पर, और इसी के साथ उनका मेयर बन सकता है। वोट परसेंटेज में भी अगर आप देखिएगा तो 42% के आसपास वोट देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को मिलता हुआ दिख रहा है। 10% नीचे 32% वोट ठाकरे बंधुओं को, 13% कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है और अन्य को 13% मिलता हुआ दिख रहा है। घड़ी पर सुई बज गई है 7 बजे की और ठीक 7 बजे शहजाद पूनावाला, जिनका भी मुंबई से अच्छा खासा नाता है, वो हमारे साथ स्टूडियो में। नाम में पूना है, नाम में पूना है। चलिए, आपके सामने फिलहाल तो अच्छी खबर आ रही है, तो आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्शकों को दिखा देते हैं और 2 विंडो काटिएगा शहजाद जी और दुबे जी का। दुबे जी को तो डुबा के नहीं हम तो आनंद दुबे जी नहीं बोला, लेकिन साइना ने तो कह दिया कि डूब गए। मत मारिएगा सर, मत मानिएगा, एकदम मैं नहीं सहती। बोलिए सर, दिखाइए दोनों का चेहरा। दुबे जी खुद भी कितने दिन रहेंगे लीजिए, मैं तो लड़ने वाला हूँ साहिल भाई। मैं तो बीच में शायर टाइप मोड में आ जा रहे हैं। मैं तो लड़ने वाला हूँ, मैं तो लास्ट मोमेंट तक लड़ूंगा अपने महाराष्ट्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता शहजाद पूनावाला का चेहरा दिखाइए, तो एकदम ही प्रसन्न चित आज दिखाई दे रहे हैं। एनालिसिस कर भी दीजिएगा जी। भारी जबरदस्त 131 से लेकर 152 यानी पूर्ण बहुमत स्वीप आप कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के सर पे सहरा जाएगा इस पूरे जीत का। मेयर बीजेपी का बनेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। सबसे पहले आज तकची मंडळींनी डबल इंजिन आणली इकडे, अंजना आणि साहिल, पण आमची ट्रिपल इंजिनची सरकार येणार आहे। इंजन आहे राज ठाकरे साहेबांचं। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है बीएमसी में। हम लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हमारे साथ भी एक इंजन ऐसा है, हम लोग झाल बजाएंगे। चुनाव चिन्ह इंजन। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार 29 कॉर्पोरेशंस में ज्यादा से ज्यादा जगह पे बनने वाली है, और इसके पीछे हमारा कारण है ट्रिपल एम। इनके लिए भी एक ही एम है, पर वो एक एम के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया। हमारा ट्रिपल एम है, एम फॉर मराठी, एम फॉर महिला, एम फॉर मुंबई एंड मोदी। इसका मतलब ये है कि आप पूरा एनालिसिस कीजिए चुनाव का, और मैंने साहिल भाई का मुंबई तक का जो इंटरव्यू था वो भी देखा देवाभाव के साथ। इन लोगों ने एक भी स्पीच उद्धव जी ने डेवलपमेंट में दी हो तो मैं अभी अपना नाम बदलने को तैयार हूं। एक स्पीच उन्होंने, अभी 20-25 साल की उनकी सरकार रही बीएमसी में, भ्रष्टाचार मोटा किया, कमाल है। उन्होंने, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, मुंबई में एक भी स्पीच उन्होंने डेवलपमेंट पे नहीं की। उनका स्पीच दूसरी बात सुन रहे हैं। नहीं, हम सुन नहीं रहे। उनको 25 साल का रिकॉर्ड और अपना ट्रैक रिकॉर्ड देना था, अपना 25 साल का उनको बताना था कि हमने किया क्या है। उन्होंने केवल मीठी नदी का स्कैम किया, कोविड में स्कैम किया, खिचड़ी स्कैम, अलग अलग स्कैम किए। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि उनको केवल एक एम के चक्कर में, एक वोट बैंक के चक्कर में, कि भाई किस प्रकार से कांग्रेस का मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाए। अब उत्तर भारत के लोगों को तो कितनी गाली दी, दक्षिण भारत के लोगों को भी गाली दी, पर जब वारिस पठान ने बोला कि बुरखे वाली बनेगी, तो देखिए आनंद जी का तो क्या है, अब ये सिचुएशनशिप में उद्धव सेना के साथ, वो इनका छोड़ दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो बुरखे वाला बोल चुके हैं, अब नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। आप थोड़ा ना एजुकेटेड, हम थोड़ा देवेंद्र फडणवीस की बात प्रेम शुक्ला जी भी उसमें थोड़ा सा पूना वाला है। चलिए ऐसा है, अलग चीजें लाते हैं। ऐसा है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेट्रो नहीं, मैं आपको फडणवीस इज द अर्बन फेस। नहीं, अर्बन फेस का मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे कि अंजना जी को भी इंटरव्यू जब दिया तो शंकर महादेवन की तरह उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने मुंबई के लिए कुछ काम भी किया है और कैसे हमारा आगे का 5 साल का रोड मैप है। चाहे वो हाउसिंग को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे वो रोड के निर्माण को लेकर हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो एक्सपेंशन हो, स्लम रीडेवलपमेंट हो, ईस्टर्न वेस्टर्न जो एक्सप्रेसवे उनसे ट्रैफिक को हटाकर किस प्रकार से वहां का हम लोग वन मुंबई करके हम लोग, मुंबई ने देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखकर वोट दिया है। मैं आपसे उनकी चेहरा, उनकी पहचान और उनका काम ये देखकर वोट दिया है मुंबई के लोगों ने। निश्चित रूप से ये महायुति का काम देखकर वोट किया है, इसीलिए आप देखें ना, केवल ये नहीं, हम लोग पहले विधानसभा जीते, किसका बनना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा का जीते, उसके बाद विधानसभा का जीतने के बाद जो पहले बाकी के नगर निकाय के चुनाव है, लोकल पोल्स हुए, उसमें भी 288 बॉडीज में से महायुति को 75% मिला, और अब ये तीसरा चुनाव है जो हम लोग लगातार जीत रहे। इसका मतलब कि फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चलने वाली महायुति की जीत है। जहां तक सवाल है मेयर का, महापौर का, ये निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि हमारी पार्टी से बने, पर हमारे नेता ने क्लियर कट बताया है कि महायुति का बनेगा। सुनिए, मैं शाइना एनसी से कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं, शाइना एनसी हो, सूजीबेन शाह हो, दोनों हम लोग सब तीनों एक ही बात बोलेंगे, महायुति का होगा, हिंदू होगा, मराठी होगा।
क्या उद्धव ठाकरे जी ने एक भी बार क्यों नहीं होगा मतलब पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसको उसमें लिंग में नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पर्सनैलिटी होगा तो महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने ऐसा कमिटमेंट किया है क्या मराठी के विषय में? क्या उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने कमिटमेंट किया है क्या हिंदू के विषय में? क्यों नहीं किया? दिखाइए दोनों को। पिछले 2-3 मिनट से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ने अगर विकास पे कहीं कोई बात की हो तो बताओ। मेरे भाई, नाम में सिर्फ पूना वाला होने से काम नहीं चलेगा, मुंबई और महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा। पिछले 30 वर्षों से लगातार जो है राज ठाकरे तो उसको स्वीकारते नहीं। एक मिनट, आपके नाम में जो है राज ठाकरे तो उसको स्वीकारते भी नहीं है। उत्साह में मत बह जाइए। नहीं, मैं उत्साह में नहीं बह रहा हूं। पिछले 30 वर्षों से लगातार यही मुंबई की पावन जनता हमें चुनकर भेज रही है। किस लिए चुनती है? अच्छे अस्पताल, अच्छे शिक्षा के स्कूल्स, अच्छी सड़कें, अच्छे बीएसटी के बसें। चलिए चुनाव के आगे बढ़ते हैं। अमिताभ तिवारी से कमेंट लें। अरे छोड़िए ना सर, क्यों? क्या हम तो बार बार कह रहे हैं दर्शकों को, ये सिर्फ अनुमान है, हो सकता है बाजी पूरी तरह से पलट जाए। मैंने अनेकों ऐसे शोज किए हैं जिसमें एग्जिट पोल की एजेंसीज ने कुछ नंबर्स दिए हैं जो बाद में पलट गए हैं। इसलिए मैं इस पर नहीं चाहती कि आप लोग लड़ाई कीजिए। एक बार अमिताभ, एक शिकायत है, ये सुनिए। मला शॉक आहे, देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाही आहेत? त्यांचे आई वडील हिंदू होते की नव्हते? ये उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी हिंदू है, उनके माता पिता हिंदू है। इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे वो। और आज जब चुनाव हारने वाले हैं तब बोलते हैं कि मोती छल कहते हैं ना, आप मोती छल कहते हैं हमारे ऊपर। चुनाव हो गया बंधु, चुनाव हो गया। अमिताभ तिवारी, आप सहमत हैं नंबर से? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? और आपने भी डेटा गैदर किया होगा। सूजी बेन शाह हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके बाद मैं उनके पास भी जाऊंगी। अमिताभ तिवारी जी, आपका नंबर्स क्या कह रहा है? देखिए, एग्जिट पोल तो हमने किया नहीं है, लेकिन जो ओपिनियन पोल किया था उसके हिसाब से लगभग यही नंबर्स थे, क्योंकि ट्रिपल एम का प्ले है बीएमसी में। महिला, मराठी मानुस और मुस्लिम। महिला में 13% की लीड दिख रही है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में। ये लार्जली लाडली बहन योजना में के स्कीम का जो बेनिफिट मिल रहा है महिलाओं को, उसका जो अभी की होल्ड है, लगता है कि दिख रहा है। मुस्लिम समाज में तो क्या हम माने अमिताभ तिवारी जी की जो ये बार बार हम लोगों ने शिंदे साहब से भी, फडणवीस साहब से भी पूछा कि आपने जो मापदंड थे देने के पैसे, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और 5-6 लाख लोग हट गए, उन सब का इफेक्ट नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं घटे हैं ना। 2 करोड़ 36 लाख में से अगर 2 करोड़ लोग बचे हुए हैं तो बहुत ज्यादा लोग नहीं घटे। और अगर आप देखें तो फिर मुस्लिम समाज में कांग्रेस को बढ़त है। 41% कांग्रेस को वोट मिल रहा है और स्प्लिट हो गया 28% शिवसेना को। लगभग एग्जैक्टली यही नंबर हमारे सर्वे में, प्री पोल सर्वे में, एस इंडिया स्ट्रैटेजीज के सर्वे में था। और मराठी मानुस का कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। अगर 49% वोट सिर्फ मराठी मानुस का मिल रहा है, 30% जो है वो मिल रहा है महायुति को भी। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो भी एक बड़ा चंक मराठी मानुस का उसको भी मिल रहा है। तो ये तीनों ही प्लैंक पर जो है वो शिवसेना, यूबीटी और मनसे की जो स्ट्रैटेजी है या जो अलायंस है वो काम नहीं करती हुई। क्या ठाकरे नाम नहीं चल पाया, जो एक वक्त पे मराठी वोटर्स के साथ में जुड़ा हुआ समझा जाता था? और पिछली कई चुनाव ऐसे हुए हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने बोल दिया कि भाई शिवसेना खत्म हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो गया। उस तरीके से इस बार नहीं हो पाया, ऐसा आपको लगता है, अगर ये एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन सही निकलते हैं तो? देखिए, अगर ठाकरे ब्रांड की भी बात करें तो जब शिवसेना पीक पर भी थी तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी शिवसेना को 100 से ऊपर सीटें आई हैं। यहाँ एक बार आई है 103 शायद, या 103 के आसपास। तो हमेशा ही भाजपा के साथ 75-80 उनका एवरेज रहा है। ठीक है, तो ये भी अपर एंड में आई थिंक 78 या 68 बता रही है एक्सिस माई इंडिया, अपर एंड है। तो उनका जो एक 75-80 का एवरेज सीट्स है वो उनको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक जो एज वाइज, जो उम्र के हिसाब से डेटा आया है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं साहिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एज वाइज भी जब हमने सबसे ज्यादा जो ये मिड रेंज के लोग हैं, जो ये 36 से 50 लोग हैं के एज ग्रुप में है, वो सबसे ज्यादा सैंपल साइज में 29% है। आप नंबर्स बताइए। इससे ना मराठी कंसोलिडेशन भी पता चलेगा। जरा एक बार नंबर देख लेते हैं। एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए तो हमें नंबर साफ दिखेगा। नंबर साफ दिखाई देंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम नंबर्स देखें तो साफ नजर आता है कि यंग वोटर्स में 1825 का जो ग्रुप है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी प्लस 47%। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा मुंबई के भीतर उस यंग पॉपुलेशन में चल गया। हालांकि आदित्य ठाकरे को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यूबीटी प्लस 25,
कांग्रेस प्लस 15 यानी कांग्रेस से यंग वोटर्स अभी भी दूर है, यह बात साफ नजर आती है। थोड़ा आगे यानी नौकरी करने वाले या उस तरीके के अगर हम एज ग्रुप पे देखें तो 26 से 35 एज के एज ग्रुप पे भी बीजेपी 41%, लेकिन यूबीटी प्लस थोड़ी आगे बढ़ती है, 31% वोट उनको मिल सकते हैं, ये एक प्रोजेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे ये एज ग्रुप आगे बढ़ेगा वहां पर कंसोलिडेशन दिखता है मराठी वोटर्स का, ये हम कह सकते हैं 36 से 50 और 51 से 60। 36 से 50 के एज ग्रुप में 43% बीजेपी प्लस और 51 से 60 के एज ग्रुप पे 40% बीजेपी के पास, जबकि यूबीटी प्लस 31 और 36% तक और 61 एंड अबव यानी ओल्ड वोटर सीनियर सिटीजन्स उसमें यूबीटी प्लस 39% और 36% 3% का एज है उनको, 3% का है। लेकिन ये मैं यही कह रही हूं, अगर दुबे जी आपको दिख रहा हो एस्पिरेशनल अगर क्लास आप जो है, कांग्रेस को देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखिए एक बार, तो अगर ये नंबर्स आप में ऐड हो जाते तो आपकी स्थिति कम से कम सम्मानजनक तो रहती। आप एक टक्कर देने की स्थिति में तो रहते, तो काहे ऐसे करते हैं? गाली पड़वाओगे कांग्रेस को? जो आंकड़े बार तो आते ही उनका शुरुआत जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये अगर सचमुच सच होते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने सुपारी उठा ली है, ये सबको पता चल गया। कांग्रेस ने बीजेपी की सुपारी उठा ली। क्या है अरे अपना देखिए ना कि आपको उनको कंधे का सहारा चाहिए। हम आप अभी भी देखिए कि इस बुरी स्थिति में आप हमें 68, 65, 60 बताइए। ऐसा सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब शिवसेना कांग्रेस भरोसे रहेगी, आप उनके भरोसे हैं? भरोसे नहीं थे। लोकसभा में साथ में अच्छा प्रदर्शन किए, विधानसभा में चलो ठीक है अच्छा नहीं हुआ, साथ रहे, सोचे थे यहां भी साथ रहेंगे, पर धीरे से पीछे से निकल लिए। कोई बात नहीं, आप निकल लिए हो तो महाराष्ट्र की जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी भविष्य में। अंजना जी, मैं हैरान हूं कि बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू है, साहिल जी जानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। इंग्लिश में बोला था, आई विल शट माई शॉप बट आई विल नॉट लाइक, प्लीज सुन लीजिए, आई विल नेवर लाइक टू गो विद कांग्रेस। और ये बयान तो याद ही होगा। एक बयान आपको याद दिलाऊं, बिहार में, बिहार के लिए बयान याद दिलाऊं? मुझे सब याद है, मुझे याद है। ऐसा है, देखिए आनंद जी, ऐसा है, सुनिए, एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। देखिए प्रतिभाताई को राष्ट्रपति जी के लिए सपोर्ट किया, राष्ट्रपति जी के लिए जी। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आनंद जी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो अच्छी बात है, पर कांग्रेस ने जो भी किया, आपने सावरकर जी को छोड़ा, आपने 370 को छोड़ा, आपने सीए को छोड़ा, आपने हिंदुत्व को छोड़ा, आपने राम मंदिर को छोड़ा। एक सेकंड सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है कि जिस उद्धव ठाकरे जी ने बोला था एक बार कि बाबरी को हमने गिराया, आज वो जो बाबरी बनाने वाले हैं उनके साथ खड़े हो गए। चुनाव हो गया। सूजी बहन शाह से भी एक लेंगे। सबसे पहले अब ऑक्यूपेशन वाइज जो नंबर्स है अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि बीजेपी गुट को जो बेरोजगार है उसमें 37% लोगों ने वोट दिया है और 34% यूबीटी गुट को दिया है। तो जो बेरोजगार है उनका भी भरोसा सोचिए कि फडणवीस और शिंदे पर ही है। अरे सरकार उनके पास, अंजना जी, केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है। 14 तारीख के दिन लाडली बहनों के सम्मान में पैसे दिए जाते खाते में। इससे पहले भी सरकार वहां पर अलग अलग रही, लेकिन आप शिवसेना वहां पर जीतती रही बीएमसी में। प्लीज थोड़ा सा तो समझिए। आप सबसे बड़ी बात, हाउसवाइफ 44% बीजेपी प्लस। स्टूडेंट पर आई है, छात्र का पूरा एक तरफा भरोसा बीजेपी प्लस पर है, 45%, 35% इधर है। फिर आप आइए मजदूरों पर, वो भी 40%, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कई हिंदी भाषी भी होंगे। 40% एक तरफा एकदम बीजेपी प्लस की तरफ, 33% कर रहा है। और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स जो है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनमें भी 40% उनकी तरफ है, 30% आपकी तरफ है। तो तस्वीर एकदम साफ है। अब आ जाइए जो ऑटो चालक है वहां पर, उनमें आप देखिए 36% उनकी तरफ, 32% आपकी तरफ। जो गृहिणियां हैं 44% उनकी तरफ महिलाओं का जा रहा है, 31% आपकी तरफ, ठाकरे ब्रदर्स की तरफ महिलाओं का। 41% निजी नौकरी करने वालों का बीजेपी प्लस और 32%। हर जगह आप लगभग 10%, 12% से पीछे चल रहे हैं। और वहीं सरकारी नौकरी वाले जिनमें आप थोड़े आगे हैं, 39% और 35% उनकी तरफ है। अब आ जाइए प्रोफेशनल पर, जिसमें आप देखते हैं 38% उनकी तरफ, आपकी तरफ 40% है। स्वरोजगार वाले 46% जिनका अपना स्टार्टअप्स है और 31% यूबीटी की तरफ है। 46% लोग जो अपना रोजगार चलाते हैं वो उनकी तरफ है, जो व्यापारी वर्ग है, जो सब है। उसके बाद से आप आ जाइए टीचर्स पर, जो अभी टीचर्स हैं उनमें 39% उनकी तरफ है, आपकी तरफ 30%। रिटायर्ड जो लोग हैं उनमें भी वो 1%। सुशीबेन शाह को एक सवाल पूछना चाहिए, ये कि एक बार फिर ये साफ नजर आता है कि महिलाओं का वोट, महिलाओं का वोट एक बार फिर महायुति के लिए या शिवसेना बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। यहां पर भी तो एक जमाने में शिवसेना का बैकबोन हुआ करता था महिलाओं का वोट। बिल्कुल। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं समझती हूँ जी ये माय फैक्टर है
महिला और यूथ हर हमेश महायुति के साथ रहा है। लाड़की बहन हो एंड यू ऑल्सो सी कि बीएसटी में हमें 50% डिस्काउंट दिया है महिलाओं को। आपने देखा हो कि हमारी जो जो महाराष्ट्र की जो बसेस हैं, नॉट इन बीएसटी बट जो अदर बसेस हैं, उसको एसटी कहते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, वहां महिलाओं को जब 50% हमने जो सहूलियत दी तो मुनाफे में चली गई। दे आर इन प्रॉफिट। सिमिलरली लेकिन मुद्दों के नजरिए से अब जल्दी से नंबर दिखा देते हैं, क्योंकि मुद्दे आपको अब देखने होंगे। शहजाद पूनावाला, ध्यान दीजिएगा। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड फ्लडिंग इश्यूज, यानी जो वहां ड्रेनेज व्यवस्था है, जो पानी जल जमाव जो होता है, जल भराव होता है, ये सबसे खराब ड्रेनेज, ये सबसे बड़ा इशू है वोटर्स का। 31% ने इसके लिए वोट किया है। उसके बाद 20% पर है सैनिटेशन, यानी साफ सफाई का काम, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़ा का निष्कासन वाला पूरा कार्यक्रम है, वो 20% लोग तंग आ चुके हैं जो परिस्थितियां हैं। साफ पीने का पानी का जो सप्लाई है उस पर 18% लोगों ने वोट किया है। जो सड़कों की मतलब पॉटहोल्स जो इतनी ज्यादा वहां पर है, उसके लिए 17% लोगों ने, 16% जो बिजली बिल में इजाफा हुआ है उसके लिए उन्होंने किया है। पब्लिक टॉयलेट्स की कमी जहां पर जो ये है, और पानी कई बार पब्लिक टॉयलेट्स में नहीं रहती है, उसकी वजह से 16% ने। महंगाई 11% लोगों ने वोट किया है। वहां पर प्रदूषण भी मुद्दा बन चुका है। वहां पर रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का मुद्दा बना है 10% लोगों ने। फुटपाथ और एनक्रोचमेंट जो वहां पर होता है उस पर 7% लोगों ने किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्रॉपर कुल मिलाकर अगर ये मैंडेट दिया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई को सचमुच में एक अर्बन सिटी और एक क्या कह सकते हैं कि न्यू एज सिटी बनाने के लिए आपको ये दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मैंडेट होगा अगर इस तरीके से मैंडेट। एक ही वाक्य बोलूंगा, अंजना जी आपने तो मेरे विषयों को और सॉलिडिफाई कर दिया। ये सारे विषय तो उद्धव सेना की पार्टी की फेलियर की गाथा है। भाई मीठी नदी का स्कैम, रोड पॉटहोल का स्कैम, कोविड-19 का स्कैम, गार्बेज उठाने में स्कैम, साहिल भाई जानते हैं सारे स्कैम हुए हैं और ये सारे स्कैम इन्हीं की देन है। जेल में पहुंचाया और इसीलिए अंजना जी सुनिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आनंद जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अंजना जी, जेल में पहुंचाने का काम ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट का है। हमारा काम है कि जनता के कोर्ट में इस विषय को लाना, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक साहिल जी ने बोला, मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, और थोड़ा सा मैं यंग हूं तो मुझे बोलने दीजिए। मुंबई को आगे थोड़ा सा यंग ही हूं, 35-36 का एज हूं, तो यंग ही हूं ना आपसे। देखिए ऐसा है कि हमने जब देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया, देवा भाऊ को, तब उनकी वो 42-43 थी, ठीक है, आज वो 55 के। मुंबई को आगे 25 साल के लिए कैसे बनाना है, 4 लाख करोड़ के हम लोग प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं। 17,000 करोड़ हमने एलोकेट किया है कि पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मुंबई का पॉटहोल फ्री बने। कैसे गार्बेज कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, कैसे मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया। इन्होंने मेट्रो का विरोध किया, 2 पार्टी तोड़ इन्होंने हमारे रोड एक्सटेंशन का विरोध, 2 पार्टी फिर वही विक्टिम कार्ड तोड़ दिया। काहे टूटे? अरे तोड़ दिया सत्ता की ताकत से। आप जाइए कांग्रेस से हाथ मिला लिए तो टूटे। नहीं बात वो नहीं है। देखिए इन्होंने भी ये कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया। अरे तो भैया एक बात हमें बताइए ना कि हमने भी तो कुछ किया है। ये तो 30 वर्षों से लगातार जादू से चुन के आते हैं। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस को बतौर एक नेता, एक एडमिनिस्ट्रेटर, और शिंदे साहब उनके साथ हैं ऐसे वक्त पर, तो जो कि मराठी मानुस के पूरे प्लान को काफी हद तक वो भी क्लेम करते हैं, ये गठजोड़ जो है, ये आपको लग रहा है कि लंबे रेस का मामला है? देखिए, बीजेपी शिवसेना का एक गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था, वो गठबंधन टूटा, उसके बाद शिवसेना खुद टूट गई, तो उसके बाद शिवसेना के पास बचता क्या है भाई? जो स्ट्रांग हुआ वो आपको लग रहा है फडणवीस शिंदे, अगर बीजेपी ये जो है बहुत अगर ये जो आपका आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर यही कल आते हैं तो फिर मान के चलिए कि बाला साहब ठाकरे की विरासत खतरे में है। और बीजेपी शिंदे का जो ये गठबंधन है, ये लॉन्ग टर्म गठबंधन होने वाला है और लंबे समय तक चलने वाला है। एक सवाल मेरा अमिताभ तिवारी से है कि क्या सचमुच में ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 में ये दिखाई दिया था कि देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व महाराष्ट्र में जो है, और जिस तरीके से एक अर्बन फेस प्रोजेक्ट किया गया, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से ये नतीजे हमको दिख रहे हैं जो प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, या शिवसेना टूटी, या बाकी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो मुंबई में पैदा हुई वो भी उसका कारण? इसमें 5 सेकंड, उसमें 2017 में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिली थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 2014 से। ठीक है अमिताभ, ये सारे ही फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो जरूर है कि भाई जो शिवसेना पार्टी है वो 2 भागों में बट गई, इनफैक्ट 3 भागों में बट गई। मनसे अलग से लड़ी है 2024 का विधानसभा चुनाव, तो जो लेगेसी है उसके क्लेमेंट अब 3 है,
और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में तो शिवसेना एकनाथ शिंदे ने डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में शिवसेना यूबीटी को हराया है। सिर्फ बॉम्बे में क्लोज कॉन्टेस्ट रहा 6-5 11 सीटों पर। दूसरी बात, 50% बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, वो बात आपकी सही है कि उनका वोट सीधा का सीधा देवेंद्र फडणवीस के लिए है। लीडरशिप का वोट है ये, जो सीईओ स्टाइल वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन उन्होंने बताया है, उसका वोट है अगर ये रिजल्ट होल्ड करते हैं तो। बाकी जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो बेनिफिशियरीज हैं, कास्ट, रिलीजन, मराठी मानुस, गैर मराठी, ये सारे फैक्टर उनमें फिलहाल अब कल 10 बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएगा। और 9 बजे या 10 बजे से? 10 बजे से। और हम लोग 9 बजे से डट हम लोग 9 बजे से डटे हुए रहेंगे। लेकिन तो कल का अपॉइंटमेंट है दर्शकों का सुबह 9 बजे से हमारे साथ। काउंटिंग भी अलग होने वाला है, पता है आपको। 46 वार्ड एक साथ पहले गिने जाएंगे, उसके नतीजे आने के बाद फिर अगले 46 वार्ड आएंगे। तो यानी 227 का एक साथ ट्रेंड शायद नहीं दिखाई देगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जैसे हर चुनाव पर आपने आज तक पर मोहर लगाई है, कल भी आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं और साहिल सुबह से रहेंगे लगातार और हम आपको बताएंगे मुंबई का किंग कौन बनता हुआ दिख रहा है और अन्य भी जहां के नतीजे सही निकला वो भी कल पता चल रहा है। एग्जिट पोल में तो खैर प्रदीप जी का होगा रिजल्ट आउट। अरे आज ही एग्जिट पोल आ गया। आपको नहीं पता उद्धव जी जिस प्रकार से इनको लेकर अब रो रहे हैं और आपके कुछ यहाँ के इंग्लिश के साथी भी रो रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। यार हम लोग सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं। चलिए खुद पढ़ते हो यार। चलिए हमारा समय खत्म हुआ। ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। वाली लड़ाई कल के लिए स्थगित। चलिए, धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आशा